मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने देश का नंबर भी 4थे स्थान पर हो चुका है। तो इस पूरे परिदृश्य को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है और मुझे लगता है कि पूरी मानव जाति के ऊपर एक बड़ा संकट का समय है। और मानव जाति को जिस तरीके से मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों ने ख़ास तौर से इसको लिया है, हिंदुस्तानी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इस तरीके से इसको लेंगे और इतनी सचेतता के साथ रहेंगे। तो एक मुश्किल समय तो है हमारे लिए। अभी जो लॉकडाउन रहा, इस दौरान इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए और अपने घरों को लौट आए। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आए। तो ऐसे में आपने लोगों के किस तरीके से मदद? देखिएगा, निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा संगठन भी था, मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी करे, बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश में जारी करे, हेल्पलाइन नंबर जारी करे, उन पे जो लोगों की मजदूर आए उनकी मदद की। उसके अलावा खाने पीने की जो सामग्री थी वो लोगों के यहाँ भिजवाई। उसके अलावा जो मजदूर फंसे हुए थे उनको, जैसे बुलंदशहर के कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको यहाँ से एक बस भिजवाई। तो लगातार निश्चित रूप से हम जितनी मदद हमारे हाथ से हो सकी हमने की है लोगों की। देखिए, बुंदेलखंड पहले से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर रोजगार की समस्या पहले से थी। लोग पलायन करके बड़े शहरों में जाते थे रोजगार के लिए, और अब ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ आ गए तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है। तो बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकारें तो कुछ ना कुछ कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या, आपको कुछ सुझाव आपके क्या? देखिएगा, क्या है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए जितना ज़रूरी नियम और कानून है उतनी ज़रूरी इच्छा शक्ति है। और मुझे लगता है कि केंद्र और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दोनों की इच्छा शक्ति कम है। और एक मुझे लगता है कि जैसे लॉकडाउन का फैसला भी सरकार थोड़े अच्छे तरीके से ले सकती थी। सरकार चाहती तो जैसे मजदूरों को बाद में घर पहुंचाएगा, तो स्टार्टिंग में ही सरकार चाहती तो मजदूरों को घर पहुंचा सकती थी, या उस तरीके के फैसले लेती कि लोगों को इसकी कम समस्या होती और लोगों को थोड़ा आदत हो जाती। जैसे अनलॉक 1 किया जब 2.5 लाख के आसपास केस हैं, और लॉकडाउन किया जब 500 के आसपास केस थे। इसका मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि आप विफल रहे हैं। लेकिन सरकार स्ट्रेटेजी के अगर वाइज काम करती, अगर स्टार्टिंग से ये अनलॉक का सिस्टम रखती, थोड़ा थोड़ा चीज़ें खोलती, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती, तो मुझे लगता है कि व्यापारिक रूप से भी लोगों को इतना नुकसान नहीं होता। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां, अब एटलस साइकिल की जो उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद में प्लांट था वो बंद हो गया है। कल देखिए, मैं बुंदेलखंड के झांसी जिला जैसे ही पिछड़ा है, मऊरानीपुर के ग्राम सजारी में 38 साल के नौजवान ने आत्महत्या कर ली 5 तारीख को काम न मिलने से। मैंने उस परिवार की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है, उसके बच्चों के परिवार की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ये एक बड़ा संकट हो गया है। दूसरा, बुंदेलखंड के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार बेईमानी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के 19 के 19 विधायक हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक प्रतिनिधित्व ज़्यादा देना चाहिए था बुंदेलखंड का। या झांसी के साथ बेईमानी हुई क्योंकि उसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ा गया। मुझे लगता है कि सरकार की नीयत में बुंदेलखंड और झांसी को लेकर कोई संशय है, कुछ है जो उनको बुंदेलखंड के, झांसी के लोगों की मदद करने से रोक रहा है। जैसे सरकार का ये कहना है कि जो भी सरकारी कामकाज हैं उनमें मजदूर वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मनरेगा का काम हो गया, उसके तहत जो वैसे लेबर क्लास है उसको हम रोजगार देंगे। लेकिन बहुत सारी जगह देखने में भी आ रहा, आप देख भी रहे होंगे कि जो खुदाई का कार्य चल रहा है तो वो JCB वगैरह या मशीनरी से किया जा रहा है। ये सब क्या है? देखिएगा, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका थोड़ा सा बैक में जाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हमें लोकल चीज़ों पे या स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे हमारे मनरेगा के मजदूर हैं और मशीनें हैं। लेकिन चीन से हमारा युद्ध चल रहा है, और एक तरफ कल इतना बड़ा प्रोजेक्ट नोएडा में चीनी कंपनी को दे दिया गया। अब मनरेगा, ये वही मनरेगा है जो कांग्रेस सरकार लाई थी।
ये नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि मनरेगा लूट का केंद्र है, आज उसी मनरेगा के भरोसे आने पड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार का जो मनरेगा का पहले का मजदूरों का पैसा बकाया है, अभी का तो छोड़ दीजिए, करीब हजारों करोड़, 15,000 के करोड़ के आसपास पहले का मनरेगा का मजदूरों का बकाया, तो वो राशि तो हमें तुरंत दे देनी चाहिए ताकि उनके खाते में कुछ पैसा पहुंच जाए। दूसरा, सरकार को, जैसे सरकार अपने आप को अमेरिका से, बड़े बड़े देशों से कंपेयर कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां पे डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की एक स्कीम है कि जो आदमी की जितनी आर्थिक स्थिति है उसी हिसाब से उसके खाते में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो। दो बात मैं आपसे एक बात पे और बात करना चाह रहा था कि एक तो बड़ा आदमी अपने आप को बचा ले रहा है, ठीक है, मजदूर की बात हो जा रही है, किसान की बात हो जा रही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिसको 10,000 15,000 महीने की पगार मिलती थी, जो सुबह से शाम मेहनत करता था और फिर अपने परिवार चलाता था, वो अब सबसे बड़ी उसमें फंस गया है, क्योंकि उसके पास एक तो काम नहीं है, दूसरा वो अपने आप को ये कह नहीं सकता किसी से इज्जत के मारे कि भाई मेरी मदद कर दो। तो सरकार को मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए भी, क्योंकि एक बड़ा चंक है, उसकी मदद के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। कोई योजनाएं जब तक नहीं हो रही हैं तो कैसे हम बेरोजगारी भत्ता दें, या कैसे हम युवाओं को, क्योंकि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, कैसे एक आम आदमी दिल्ली बंबई पहुंचता है और कैसे हम लोग सब, आप लोग सब मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे, संघर्ष करके यहाँ तक आए। तो कोई आदमी जब शिखर पे पहुंच गया उसके बाद उसने कर लिया, तो लोगों का मनोबल तो डाउन हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सरकार को कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है सरकार की नीयत में थोड़ी खोट है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम एमएसएमई के थ्रू या और भी कई योजनाओं के थ्रू ऋण दे करके छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, पर एक्चुअल में होता ये है कि जब लोग बैंक तक जाते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, क्योंकि सरकार एमएसएमई की बात कर रही है, या प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम ऑलरेडी कर्जे में हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है लॉकडाउन में, ठीक है, दूसरा आप उससे कह रहे हो कि आप कर्जा ले लो, ठीक है, अच्छा अगर आप कर्जा उसे दे नहीं चाहते थे तो बिना गारंटी के और बिना इंटरेस्ट के देते कि आप कर्जा ले लीजिए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, जितना सरकार देना चाहती थी आदमी की हैसियत के हिसाब से वो देती और कहती भैया 5 साल आप अपना व्यापार करो, 5 साल बाद सरकार अपना पैसा बिना किसी ऋण के वापस ले लेगी। अब आदमी ऑलरेडी जो परेशान है वो कैसे ऋण चुकाएगा। दूसरा, आप कोई भी बैंक चले जाइए, सरकारी या गैर सरकारी, आप वहां पे 1 लाख रुपए के लोन के लिए फाइल लगा के एक बार देख लीजिए कि हकीकत क्या है। प्रोसेसिंग में ही आदमी का, आम आदमी से इतने कागज मांग लिए जाते हैं कि हम और आप जैसे व्यक्ति अगर चाहें तो लोन लेने में 6 महीने साल भर लग जाता है। तो आम आदमी कहां से लेगा? उसके पास, जिस देश में लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, उस देश में आप उनसे कह रहे हो कि आप एमएसएमई से पैसा ले लो। फिर दूसरा, मुख्यमंत्री योगी जी लगातार एमओयू साइन कर रहे हैं, सैमसंग के साथ किया, इसके साथ किया, तो वो एमओयू धरातल पे दिखाई देने चाहिए ना। और बुंदेलखंड के साथ फिर अन्याय क्यों? एक भी बड़ी स्कीम बुंदेलखंड को नहीं, कोई भी इंडस्ट्री अभी फाइनलाइज नहीं है, एक भी बड़ी इंडस्ट्री बुंदेलखंड को नहीं। बुंदेलखंड को झांसी रानी का इतना बड़ा किला है, उसको ये डेवलप कर सकते थे, हजारों हजार टूरिस्ट आता है, उसको डेवलप करके एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाया जा सकता था। तो बुंदेलखंड को लेकर कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। आप बताइए कोई बड़ा पैकेज सरकार ने दिया? कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ा पैकेज सरकार ने दिया है। तो सरकार को एक बड़ा पैकेज बुंदेलखंड को देना चाहिए जी। नाबिल जी, थोड़ा सा हट के कहूंगा आपसे कि जब से लॉकडाउन खुला है मार्केट में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेतहाशा लोग घूम रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग है न मास्किंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप जनता से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप एक जनता से अपील करें कि ये सब का पालन करें जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी से कुछ बचाव कर सकें। जी, निश्चित रूप से जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं लगातार फेसबुक लाइव और उसके माध्यम से लोगों से हमेशा अपील करता रहा, कुछ समाचार पत्रों में भी मैंने अपील की। आपका चैनल, क्योंकि बुंदेलखंड का एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसके लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने जितने साथी लोग हैं, जिन लोगों ने प्यार दिया, पूरे देश में काम करने का मौका दिया, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। और आज ही WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना अपने सबसे खतरनाक फेज में आ गया है। तो ये लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। हमारी मतलब लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि साहब लॉकडाउन खत्म हो गया है तो लगता है कोरोना खत्म हो गया है। तो कोरोना तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हो गया है। दूसरा, सरकार ने कह दिया कि भैया अब आत्मनिर्भर बनो, तो इसका मतलब कि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी अपने परिवार की। तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि बाजार या किसी भी ऐसी जगह जाने से पहले तो बचें, बहुत आवश्यक हो तो जाएं और अपना काम करके लौट आएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। नाबिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम अन्य विषयों से आप पे चर्चा करते रहेंगे आपसे। थैंक यू भाई।
थैंक यू। मैं बुंदेलखंड बीके न्यूज़ का पूरा बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे मेरी बात ली, और आगे भी आप लोग जब मुझे याद करेंगे मैं आप लोगों के बीच रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।